क्या लेने से कुछ नहीं बनता, करना पड़ता है। क्या लेने से कुछ नहीं बनता, करना पड़ता है। अपनी मुश्किलों को बुलाकर अपनी जिद से लड़ना पड़ता है। और इतना आसान नहीं अपनी मंजिल को पा लेना, इतना आसान नहीं अपनी मंजिल को पा लेना। कभी दुनिया से तो कभी खुद से लड़ना पड़ता है। जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल वेद स्टडी पर। मैं हूं सोनू कुमार और इस वीडियो में आप देखने वाले हैं क्लास 11th एनसीईआरटी एक्सरसाइज 2 का विविध प्रश्नावली। विविध का मतलब जिसमें इतना पूरा का पूरा चैप्टर जो है था उससे रिलेटेड जितने भी प्रश्न थे वो सब हम इस एक्सरसाइज में करने वाले हैं। यानी कि इस एक्सरसाइज में सारी की सारी एक्सरसाइज से प्रश्न होंगे। आगे बढ़ने से पहले यदि आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। तो आपके सामने जो अध्याय नंबर 2 है विविध प्रश्नावली, इसका पहला सवाल है कि संबंध एफ एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर 0 से 3 तक एक्स स्क्वायर है, 3x है 3 से 10 तक द्वारा परिभाषित है। संबंध जी है जो जी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर 3x, ये 0 से 2 तक और 2 से 10 तक द्वारा परिभाषित है। दर्शाइए कि क्यों एफ एक फलन है और जी फलन नहीं है। देखो दो फंक्शन दिए हैं यहाँ पर, एक तो एफ एक्स दिया है जिसको परिभाषित किया है पहले तो एक्स स्क्वायर 0 से लेके x का मान अगर 3 तक है, फिर 3x है अगर 3 से लेके x का मान 10 तक है। दूसरा एक और संबंध दिया है gx, वो भी सेम ही है लेकिन अलग अलग जगह परिभाषित करा गया है। एक्स स्क्वायर परिभाषित किया है इसने 0 का मान, x का मान 0 से लेके 2 तक, और फिर 3x बोला है x का मान 2 से लेके 10 तक। ठीक है, इसमें मुझे बताना है कि f एक फलन है और g एक फलन नहीं है। g एक फलन नहीं है, क्यों, ये बताना है। देखो ये मैंने यहाँ लिख लिए है, अब मुझे बताना है कि फलन ये है और ये फलन नहीं है। मैंने पिछली वीडियो में आपको एक कंसेप्ट बताया था संबंध और फलन का, कि प्रत्येक जो फलन है वो एक संबंध तो होता है लेकिन हर एक संबंध जो है वो फलन नहीं होता। केवल वे संबंध ही फलन होते हैं जिसमें एक इनपुट पे एक ही आउटपुट मिल रहा हो। यदि एक इनपुट पे 2 आउटपुट मिल जाते हैं तो वो फलन नहीं होता, वो केवल संभव होता है। ठीक है, एक इनपुट पे 2 काम नहीं हो सकते फलन में। ठीक है, ये कंसेप्ट था। पढ़ा था आपने? नहीं पढ़ा तो पिछली वीडियो में देख लिए, वहां मैंने आपको बताया है कि कंसेप्ट जरूर याद रख लेना। क्यों? क्योंकि आपको पता है अमरूद के पेड़ पे कभी फल नहीं आते, ये सच बात है, आपको पता है अमरूद के पेड़ पे कभी फल नहीं आते। और कंसेप्ट को समझ के चलना, क्योंकि ट्रिक जो है ना एग्जाम के वक्त काम नहीं आते। ठीक है, तो कंसेप्ट क्या था? कंसेप्ट ये था कि एक इनपुट पे 2 आउटपुट मिल रहे तो वो फलन नहीं होगा। तो यहाँ देखो ऐसे सवालों में आगे भी हम अवकलनीय वगैरह में और लिमिट के क्वेश्चनों में देखेंगे कि फंक्शन परिभाषा कहाँ बदल रहा है। ये परिभाषा देखो 0, 3, 10 इन नंबरों पे बदल रहा, नीचे 0, 2, 2, 10 इन पे बदल रहा। तो इन्हीं पे चेक करते हैं मोस्टली। ठीक है, क्या करते हैं, इन्हीं पे चेक करते हैं। तो ऊपर जो है ये 0, 3 और 10 पे परिभाषा बदल रहा है अपनी फंक्शन। भाई 0 से 3 तक बोल रहा है कि मैं एक्स स्क्वायर हूँ और 3 से 10 तक बोल रहा है कि मैं 3x हूँ। तो इसमें देखो कॉमन क्या है, 3। तो मैं 3 पे इसकी वैल्यू निकालने की कोशिश करूंगा। पहले फंक्शन में x बराबर 3 पे अगर मैं f3 निकाल लूँ, क्या निकाल लूँ, f3। अब f3 के लिए देखो ये वाला भी सिलेक्ट होगा, ये वाला भी सिलेक्ट होगा। क्यों? क्योंकि 3 इक्वल टू इसमें भी है इसमें भी है। तो पहले मैं ऊपर से वैल्यू निकाल लूंगा। एक्स स्क्वायर की यहाँ एक्स की जगह क्या रखूंगा, 3। तो 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 9। लेकिन ये वाला काउंट तो होगा, लेकिन 3 तो इसके लिए भी वैलिड है क्योंकि यहाँ इक्वल टू है। अगर यहाँ इक्वल टू नहीं होता, ध्यान रखना, अगर यहाँ इक्वल टू नहीं होता तो मैं फिर 3 इसके लिए काउंट नहीं हो रहा, इसके लिए काउंट हो रहा 3 से बड़ा। लेकिन यहाँ तो इक्वल टू है तो इसका मतलब 3 यहाँ भी शामिल है। तो अगर इस हिसाब से मैं इसकी वैल्यू निकाल लूँ f3 की, तो यहाँ 3 इंटू एक्स की जगह चले जाएगा 3, तो 3 3 कितना होगा, 9। यहाँ मुझे एक इनपुट पे इस फंक्शन की 2 वैल्यू प्राप्त हो रही और दोनों की दोनों सेम है। कितनी है, 9। यानी कि कुल मिला के एक इनपुट पे एक ही आउटपुट है। भाई इस तरीके से कर लो या इस तरीके से कर लो। x बराबर 3 पे यहाँ भी 9 है, यहाँ भी 9 है।
यानी कि एक ही इनपुट है और आउटपुट एक ही है। आउटपुट मतलब नो है इन। ऐसे देखो कल बताया था 1 2 3 4 5 3, इसमें नो ले लो कहीं। एक का रिलेटेड 3 से, 2 का रिलेटेड 4 से, 3 जो है वो नो से रिलेटेड है, वो 3 यहाँ भी है और इस तरीके से भी, यानी कि 2 भी नो, यानी कि 2 इनपुट पे एक मिल सके मुझे। यहाँ दोनों के दोनों 3 पे दोनों के दोनों की वैल्यू कितनी मिल रही है? नो। एक इनपुट पे केवल एक ही आउटपुट है। दूसरे में हम देखेंगे, देखो यहाँ 2 यहाँ भी परिभाषित है 2 के लिए ये फलन, और ये भी परिभाषित है। तो अगर मैं 2 पे G2 निकाल लूंगा, यहाँ लिख लेंगे x बराबर 2 पर G2, अगर G2 निकाल लूंगा तो देखो 2 इसमें शामिल है तो ये फंक्शन भी काम कर रहा होगा इसके लिए। यहाँ x की जगह 2 जाएगा तो 2 का वर्ग कितना होगा? 4। ठीक है। और g इस वाले फंक्शन के लिए भी 2 निकालूंगा क्योंकि 2 इसमें भी शामिल है, इक्वल टू है रहा। तो 2 अगर इस पे लगाऊंगा, ये 3 है तो 3 इंटू 2 यहाँ जाएगा, कितना हो जाएगा? 6, 3 दूनी 6। तो यहाँ देखा मुझे x बराबर 2 पे एक 4 भी मिल रहा और 6 भी मिल रहा, यानी कि एक इनपुट पे 2 आउटपुट मिल रहे मुझे, यानी कि x के एक मान के लिए y के 2 मान मिल गए। ये y के तो मान हुए, ठीक है। तो x के एक मान पे अगर y के मुझे 2 मान मिल गए तो ये फलन नहीं है, ये फलन नहीं है, ये एक संबंध हो सकता है, ठीक है। जबकि यहाँ देखो x बराबर 3 पे नो नो दोनों सेम वैल्यू है, या बोलो x के एक मान पे y का एक ही मान है, वो क्या है? नो। तो ये फलन है, तो कारण लिख देंगे हम। सेकंड वाले में फलन क्यों नहीं है? ये संबंध फलन क्यों नहीं है? क्योंकि x बराबर 2 पे मुझे 2 आउटपुट मिले या y के 2 मान मिले, इसलिए दूसरा संबंध जो है वो फलन नहीं है, वो केवल एक संबंध है, और पहला जो संबंध है वो फलन भी है, ठीक है। तो इस प्रकार से क्लियर होता है। आगे बढ़ो अगले प्रश्न में, एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर, तो एफ 1.1 माइनस एफ एक अपॉन में 1.1 माइनस के 1, ये ज्ञात करना है, ठीक है। बिल्कुल सिंपल सा सवाल है, या तो अलग अलग रख के वैल्यू निकाल दो या पूरे फंक्शन को यहाँ से सोल्व कर दो। देखो कैसे। दूसरा सवाल है एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर दिया है और एफ 1.1 माइनस एफ एक अपॉन 1.1 में से माइनस करना 1, ठीक है। देखो इसकी वैल्यू निकालनी है, फंक्शन इसके हिसाब से काम करेगा, यानी कि x का तो एक्स स्क्वायर। अब यहाँ देखो f 1.1 की वैल्यू उसके साथ से 1.1 का वर्ग माइनस f 1 की वैल्यू 1 का वर्ग। ऐसे देखो अगर मैं यहाँ x की जगह 1.1 टेक दूं तो ये जाएगा, इसमें x की जगह 1.1 बराबर 1.1 का वर्ग। फंक्शन का काम होता है अपने हिसाब से, ये एक मशीन होती है, जैसे ये इसके हिसाब से काम कर रहा है, अब इसमें कुछ भी इनपुट डाल लो वो इसी के हिसाब से चलेगा, ठीक है। इस प्रकार से मशीन है कि इसमें एक्स हम कुछ भी इनपुट डाल सकते हैं लेकिन वो आउटपुट इस हिसाब से देगा, एक प्रकार से सॉफ्टवेयर होगा पहले से तय किया हुआ, ठीक है। तो यहाँ एफ 1.1 की वैल्यू ये ऐसे आ गई, नीचे तो सेम है, 1.1 में से माइनस करना 1, ये बड़ा ब्रैकेट लगा लो कोई दिक्कत नहीं। अब सिंपल ऊपर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगा सकते हो, 1.1 में पहले +1 हो जाएगा, दूसरे में 1.1 मतलब -1 हो जाएगा, नीचे 1.1 मतलब -1 है तो इस ब्रैकेट से ये खत्म, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मूले से। ऊपर देखो 1.1 में 1 जुड़ जाएगा तो 2.1 आंसर, ठीक है। बिल्कुल सिंपल सा सवाल था, वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन पे है, ठीक है। आगे बढ़ो अब तीसरा प्रश्न है। तीसरे प्रश्न में एक फंक्शन दिया है, ठीक है, एफ एक्स बराबर क्या? एक्स स्क्वायर प्लस के 2x प्लस के 1, एक्स स्क्वायर माइनस के 8x प्लस के 12 का प्रांत बताना है। क्या बताना है मुझे? प्रांत बताना है, ठीक है। पिछली वीडियो मैंने प्रांत निकालने के कंसेप्ट बताए थे 3 मोस्टली, ठीक है, याद है आपको? या पढ़ते नहीं आप भी ऐसे ही बालक हो? कैसे होते हैं ना बहुत से बालक जो पढ़ते नहीं, उनका क्या अलग ही तरीका होता है, अलग तरीका मतलब न तो देखना उठा के कि कल क्या बताया था या पिछली वीडियो में क्या बताया था या इससे पिछले चैप्टर जब मैं करके आया हूँ उसमें क्या क्या बताया था, उनका तो उनको देखना ही नहीं होता, बिल्कुल नहीं।
उनका तो अलग ही लेवल होता है। उनके लिए एक गाना आता है, मुझे बताऊं? तू सवाल है किसी और का, तुझे जानता कोई और है। उनके लिए है, जो अपनी किताबों को उठा के नहीं देखते। ठीक है। तू सवाल है किसी और का, तुझे जानता कोई और है। तू किताबों में है किसी और की, तुझे पढ़ता कोई और है। ठीक है। अपने को तो पढ़ना ही नहीं है, पढ़ लेगा कोई और, इसके लिए सवाल बना। छोड़ो, पढ़ना चाहिए। चलो, यहाँ देखो तीन फंक्शन बताए थे मुझे। अंडर रूट में एफ एक्स, 1/f(x), 1/√f(x). इसी बेस पे आपको प्रांत से रिलेटेड फंक्शन किससे, जो प्रांत निकालना होता है, डोमेन निकालना होता है, तीन कंसेप्ट सवाल पूछे जाते हैं। अगर आपको आपको अंडर रूट में एफ दिया है, अंडर रूट में कुछ भी देगा एक्स के रिलेटेड, तो आप बोलोगे भाई जो कुछ भी अंदर है उसको जीरो से बड़ा रहना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि वर्गमूल के अंदर निगेटिव नहीं रहती, जीरो जा सकता है तो हमेशा जीरो से बड़ा या जीरो चलेगा इसके अंदर। ऐसा कंसेप्ट मिला तो नीचे वाली जो जो भी चीज है उसको बोलना भाई, नीचे वाली जो चीज है तू कभी भी जीरो मत हो जाना। क्यों? क्योंकि नीचे जीरो आते ही 1/0 इन्फिनिटी बन जाता है, सवाल ही खत्म हो जाता है। प्रांत तो तब निकालोगे इस वाली कंडीशन में। एफ एक्स को जीरो तो होने नहीं देना और उससे बड़ा भी रखना। जीरो इसलिए नहीं होना देना क्योंकि नीचे है, और बड़ा क्यों रखना, क्योंकि वर्गमूल में है। ठीक है, वर्गमूल में है। समझिए? तो इसमें कौन सी कंडीशन लग रही, इसमें लग रही ये वाली। इसको भूल जाओ, उससे कोई दिक्कत इसको नहीं है, उससे कुछ दिक्कत इसको नहीं है। नीचे देखो आप, तो नीचे का जो नीचे का हर है ना, इसको मुझे जीरो नहीं होने देना, इसको मुझे जीरो नहीं होने देना इस कंडीशन के हिसाब से। क्यों? अगर ये नीचे जीरो हो गया, एक्स के कुछ वैल्यू, यानी कि एक्स की ऐसी वैल्यू जो इन पे जीरो बन रहा होगा, वहां मेरा वन अपॉन अपर जो कुछ भी है ए टू जेड जो यू है, नीचे जीरो इन्फिनिटी आ जाएगा। इन्फिनिटी आते ही मेरा सवाल ही खत्म हो जाएगा, आप प्रांत तो तब निकालोगे। ठीक है, तो ये कंडीशन इसको याद रख लेना। तो यहाँ देखेंगे हम, नीचे जो भी पार्ट है इसका प्रांत निकालने के लिए नीचे वाला जो भी पार्ट है उसको जीरो होने से हमें बचाना है। क्या बचाना है? जीरो होने से बचाना है। तो देखो यहाँ लिखेंगे एफ एक्स को डिफाइन के लिए, या एफ एक्स को परिभाषित होने के लिए, परिभाषित होने के लिए एफ एक्स को परिभाषित होने के लिए, यानी कि एफ एक्स परिभाषित कब होगा? एक्स स्क्वायर माइनस के 8x प्लस के 12 नॉट इक्वल टू जीरो, यानी कि जब ये नीचे जो कुछ भी है यू नॉट इक्वल टू जीरो, जीरो के बराबर नहीं होगा। अगर ये जीरो होगा तो इन्फिनिटी बन जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से मुझे ये वैल्यू मिल जाएगी एक्स की, कुछ ऐसी वैल्यू मिल जाएगी जहाँ ये जीरो दे रहा होगा। अब उनसे अलावा हम जो कुछ भी बचेगा वो सब इसके प्रांत में आ जाएगा, वो सब के में आ जाएगा प्रांत में। देखो कैसे, अब यहाँ से एक्स की वैल्यू कैसे निकालोगे? फैक्टर करके, गुणनखंड करके। ठीक है, गुणनखंड करने के लिए देखो, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 12 नॉट इक्वल टू जीरो। फैक्टर बनाओ इसके, 12 गुना में 12 आ जाओ, और जोड़ के देखो ये प्लस है यहाँ रख लेंगे, जोड़ के आ जाए 8, तो 6 और 2 8 हो गए, और 6 दूनी 12 हो गए। तो एक्स स्क्वायर माइनस के 6x माइनस के 2x प्लस के 12 नॉट इक्वल टू जीरो। एक्स कॉमन लिया, एक्स माइनस के 6 माइनस 2 कॉमन लिया, एक्स माइनस के 6 नॉट इक्वल टू जीरो। तो एक्स माइनस के 6 सारे में से कॉमन उठा लिया, पूरे में से। ठीक है, दो पद हो गई है, यहाँ से एक टर्म, यहाँ से एक टर्म, पूरे में से एक्स माइनस 6 कॉमन उठाया तो यहाँ से एक्स बचा, और यहाँ से बचेगा -2 नॉट इक्वल टू जीरो। यहाँ से वैल्यू निकाल लेंगे, एक तो एक्स का मान 6 नहीं होना चाहिए, और दूसरा एक्स का मान 2 नहीं होनी चाहिए। ये एक्स के मान नहीं होने चाहिए, क्योंकि अगर एक्स के मान 6 और 2 हो गए तो ये हमेशा जीरो बना रहा होगा। देख लो, चाहे 6 रखोगे 36, और 2 कितना होगा, सॉरी 36 और 12 48, और 8 6 48, 48 48 कट के जीरो आ जाएगा, तो ये अनडिफाइंड हो जाएगा पूरा का पूरा फंक्शन। ठीक है, 2 रखोगे 2 दूनी 4, और 12 16, और 8 दूनी 16, कट जाएगा सब। ठीक है,
तो x की वैल्यू 6 और 2 से अलावा कुछ भी टेक सकते हो, यानी कि इसमें जो इनपुट है वो 6 और 2 नहीं रखेंगे, बाकी सब चलेगा, बाकी माइनस इंफिनिटी से लेकर प्लस इंफिनिटी तक सब चलेगा। तो इसका डोमेन अगर मैं लिखूंगा, डोमेन ऑफ फंक्शन, प्रांत जिसको बोलते हैं, उसको आप ऐसे लिख सकते हो, x संबंधित होगा r से, और इसमें तो माइनस कर देना कौन, 2 और 6, इसका जो प्रांत होगा वो सब कुछ इसके लिए पुट कर सकते हो आप, इसमें इनपुट सारे डाल सकते हो सिवाय किसके, 6 और 2 के, सिवाय किसके, 6 और 2 के। क्यों नहीं डाल सकते 6 2, सवाल परिभाषित ही नहीं हो रहा। ठीक है, मैंने दिखा दिया। ये इसको ऐसे भी लिख सकते हो, आर का मतलब माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी तक -2, 6, यानी कि इसके इनपुट क्या क्या है, इधर माइनस इंफिनिटी से लेके प्लस के इंफिनिटी तक कुछ भी, सिवाय किसके, 2 के और 6 के, ये छोड़ गया बाकी सब। इधर तो इतना सा भी चलेगा, इधर तो इतना सा भी चलेगा, ये नहीं आने इसके प्रांत में, यानी कि इस सवाल के लिए आप x का मान 2 और 6 नहीं ले सकते, बाकी सब ले सकते हो। आई समझ में बात, बिल्कुल। तो ये तो हुआ इसका प्रांत निकालने का तरीका। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। बहुत बढ़िया सवाल था, वो कंसेप्ट भी याद रख लेना आप, जो भी बताया, √f(x), 1/f(x) और 1/√f(x). फोर्थ सवाल, f(x) बराबर अंडरूट में x माइनस के 1 द्वारा परिभाषित वास्तविक फलन का प्रांत तथा प्रेशर बताना। चौथा, बिल्कुल सिंपल, f(x) बराबर अंडरूट में x माइनस का 1, इसका प्रांत और प्रेशर बताना। तो प्रांत निकालने के लिए देखो, df ये अंडरूट में f(x) वाला काम करेगा, तो बोलेंगे कि f(x) तो हमेशा 0 से बड़ा या 0 ही चलेगा। तो यहाँ अंडरूट f(x) यानी कि कौन है, x माइनस के 1 है, तो इसको बोलो हमेशा 0 से बड़ा या 0। तो यहाँ आ जाएगा x ग्रेटर देन इक्वल टू, इसको इधर भेज दो 1, यानी कि x का मान हमेशा 1 से बड़ा रहेगा इस सवाल के लिए। तो x का मान 1 से बड़ा रहने का मतलब यहाँ ऐसे लिख देंगे, चाहे फंक्शन को परिभाषित होने के लिए जो पीछे लिखा था। ठीक है, x माइनस 1 को हमेशा 0 से बड़ा रहना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पिछले सवाल में क्या करा था हमने, वे वैल्यू निकाल ली थी जहाँ परिभाषित नहीं था, यहाँ देख लिया कि कहाँ कहाँ परिभाषित है, कहाँ परिभाषित है, जब यू वैल्यू अपनी पूरी की पूरी 0 से बड़ी या 0 दे रहा होगा। ठीक है, ए वाली फॉर्म से, किससे बड़ा बोलो, 0 से बड़ा। ठीक है, चलो, तो ये x माइनस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 रखा, तो 1 उधर जा लिया, x ग्रेटर देन इक्वल टू 1, यानी कि इसका मतलब होगा x संबंधित 1 से बड़ा। देखो संख्या रेखा पे ये 1 इधर 0 माइनस इंफिनिटी प्लस इंफिनिटी, 1 से बड़ा संख्या रेखा पे इधर बढ़ती हो, तो 1 से बड़ा, यानी कि इधर की सारी वैल्यू आएगी इसके लिए, इधर की सारी वैल्यू, यानी कि x संबंधित होगा 1 से लेके इंफिनिटी तक, इंफिनिटी पे ओपन ब्रैकेट, 1 पे बंद। बंद क्यों आया, क्योंकि इक्वलिटी। ठीक है, तो ये इसका डोमेन हो गया, क्या हो गया, डोमेन। अब निकालना है मुझे क्या, रेंज। क्या निकालना है, रेंज। क्या निकालना है, रेंज। वो काम की बात है, उसको देखो कैसे निकालने के लिए। फॉर रेंज यानी कि RF को फंक्शन, ठीक है, उसके लिए देखो, इसको मैं मान लूंगा y, अंडरूट में x माइनस का 1। इसको आप दिमाग से भी निकाल सकते हो, दिमाग को बताऊंगा थोड़ी टाइम, पहले सीखेंगे हम कंसेप्ट फिर ट्रिक। ठीक है, y बराबर कितना मान लिया, अंडरूट में x माइनस के 1। चलो, y बराबर अंडरूट में x माइनस के 1 निकाल लिया, तो यहाँ देखो इसका कर दो वर्ग। यहाँ हम रेंज निकालने के लिए क्या करेंगे, स्क्वायरिंग करेंगे, और स्क्वायरिंग करने के बाद पूरी की पूरी जो है हम x का मान निकाल लेंगे। यहाँ तो देखो y का मान है, हम किसका निकाल लेंगे, x में। इस तरीके से हम रेंज निकालते हैं। देखो, तो वर्क करने पे ये वाई स्क्वायर हो जाएगा, इधर इसका वर्गमूल घट जाएगा, x माइनस के 1 आ जाएगा। तो x को बोलो, y एक को बोलो इधर आ जा, ये आ जाएगा बराबर x। ठीक है, यहाँ निकाल लेते हैं। तो वाई स्क्वायर माइनस के 1 बराबर x, या घुमा के लिख दिया x बराबर वाई स्क्वायर माइनस के 1। इसके कर लिए जी फैक्टर। क्या कर लिए, फैक्टर किसके, इसकी y प्लस 1 या y माइनस 1 आप लिख सकते हो, छोड़ करने की जरूरत नहीं है। ये सब x में आएगा, x बराबर वाई स्क्वायर माइनस के 1। अब यहां से हम देखेंगे कि y का मान क्या रख सकते हो आप। y का मान जो है, आप इसमें देखो, कहीं इसमें ऐसा आ रहा है कि अपोन में आ रहा कुछ, या अंडर रूट में आ रहा, कुछ तो दिक्कत नहीं।
आप इसका y का मान यहाँ पे कुछ भी रख सकते हो, कुछ का मतलब r से रिलेटेड, यानी कि y का मान -∞ से +∞ तक रख सकते हो। भाई अपरिभाषित कहाँ हो रहा है, कहीं भी नहीं हो रहा भाई, इससे कुछ दिक्कत है ही नहीं। -∞ से लेकर +∞ तक रुक रहे हैं, दिक्कत दिखाऊंगा भी, यहाँ नहीं है। क्यों भाई, इसमें तो y का मान यहाँ कुछ भी रख लो इसके लिए, इसको परिभाषित होने के लिए। भाई अगर ये 1/y² होता तो हम बोलते यार y अगर 0 होगा तो सवाल ही खत्म हो जाएगा। तो यहाँ तो न अपॉन में है, न अंडररूट में है, न अपॉन के अंडररूट वाला सिस्टम है, कुछ तो नहीं है। तो हम बोलेंगे भाई तो y संबंधित आ रहा है, यहाँ कुछ भी इनपुट कर सके y से रिलेटेड, ठीक है, -∞ से +∞ तक, यानी कि y का मान -∞ से +∞ तक। लेकिन ध्यान से देखना, इसका मतलब सर जी ये कह रहे हैं आप कि 0, ये -∞ +∞, इसमें आप इधर वाले सारे रख सको और इधर वाले भी, यानी कि यहाँ से यहाँ तक रख सको, बिल्कुल इसके हिसाब से। लेकिन मैं कहना हूँ चाह कि ये वाले मान इसमें नहीं आओगे। क्यों नहीं आओगे? निगेटिव वाले इसलिए नहीं आने, ध्यान से सुनना, निगेटिव वाले इसलिए नहीं आने क्योंकि आपने यहाँ वर्क कर दिया था। क्या कर दिया था? वर्क। अब वर्क जैसे ही करा आपने, जो y की वैल्यू थी वो हमेशा पॉजिटिव होगी। क्या होगी? क्या होगी? पॉजिटिव होगी। क्या होगी? पॉजिटिव। तो y की जो है ना वो r से रिलेटेड हो जाएगा, लेकिन इसमें से माइनस कर दो आप निगेटिव। क्या कर दो? निगेटिव। निगेटिव वैल्यू कौन? -∞ से 0 तक। भाई -∞ से 0 तक तो क्यों निगेटिव हो, यानी कि तो यहाँ आएगा रेंज। ये ना लिख के ऐसे भी लिख सकते हो कि y संबंधित हो गया सिर्फ इधर से इधर तक, इधर का मतलब 0 से लेके इंफिनिटी तक, ये है इसकी रेंज, न कि पूरी की पूरी। क्यों है? क्योंकि भाई यहाँ वर्क कर दिया था, वर्क करते ही y का मान पॉजिटिव हो गया, तो निगेटिव चीज तो आनी नहीं। ये तो हुआ क्या? क्या? ये तो हुआ क्या कि इसकी वैल्यू 0 से बड़ी हमेशा क्या होगी। अगर कंसेप्ट से, अगर ट्रिक से आप देखना चाहो तो यहाँ देखो, ये क्या है? वर्गमूल। वर्गमूल के अंदर कभी भी हम पहले बोल देंगे कि निगेटिव तो होना ही नहीं। भाई इसकी वैल्यू कभी -4 आ सके, तो हमने यही दे दिया था कि परिभाषित होने के लिए इसको हमेशा 0 से बड़ा रहना पड़ेगा। तो -4 नहीं आना, तो कभी भी -2i नहीं आना, काल्पनिक में नहीं जाने हम। जब ये माइनस नहीं आना तो इसका मतलब वर्गमूल हमेशा प्लस का आंसर देगा। प्लस का आंसर देगा तो प्लस कौन हो? 0 से लेके इंफिनिटी तक, प्लस की इंफिनिटी तक। तो ये ट्रिक दिमाग यूज करके हम इसका जो रेंज है वो एकदम भी निकाल सकते हैं, ठीक है। यानी कि इसकी रेंज होगी 0 से लेके इंफिनिटी तक। सर जी ऐसे तो कल को अगर आपको कोई पूछ ले, लो जी इसकी बता दो जी DRF, तो आप बोल दोगे सर जी इसकी RF होगी 0 से लेके इंफिनिटी तक। बिल्कुल, बात खत्म। इसकी RF होगी 0 से लेके इंफिनिटी तक, इंफिनिटी पे ओपन ब्रैकेट। क्यों? क्योंकि वर्गमूल है, वर्गमूल कभी माइनस का आंसर नहीं देगा, ठीक है। अंदर भी नहीं आना और बाहर से भी नहीं देगा। चलो अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, इस कंसेप्ट को समझ लेना। पांचवा, fx बराबर मोड में x-1 द्वारा परिभाषित वास्तविक फलन का प्रांत और परिसर बताना। fx बराबर मोड x-1 ये मापांक फलन है, इसका डीएफ और आरएफ बताना। पिछली बार मैं बहुत बार बता चुका हूँ, इसका डीएफ होता है x संबंधित r। इसके इनपुट में कोई भी दिक्कत नहीं है कहीं भी, इसमें आप इनपुट -∞ से लेकर +∞ तक सब डाल सकते हो। आरएफ अगर मैं बात करूँ, आरएफ होता है पॉजिटिव, क्योंकि मॉडुलस लग रहा है, मॉडुलस का मतलब ये काम क्या है? पॉजिटिव निकालना। तो इसका काम ही क्या है? पॉजिटिव देना। पॉजिटिव का मतलब 0 से लेके जी इंफिनिटी तक, सिंपल। अब इसके अंदर आपको कल को घुमा के यू दे दो, अजी इसकी बता दो आप, डीएफ आरएफ सेम ही रहने वाली है, घुमा के कल को लो जी ये दे दिया, इसकी बता दो जी, अजी यही रहेगी डीएफ और आर। मॉडुलस लग रहा है, इसका मतलब पॉजिटिव देगा, और एक्स संबंधित आर, इसको एक्स इनपुट कुछ भी इनपुट कर लो, इसको कुछ दिक्कत नहीं होती। हाँ अगर अपोन में होता तो हम बोलते भाई नीचे जो x की वैल्यू कभी भी 0 नहीं होनी देनी, इसका मतलब x-1 नॉट इक्वल टू 0, यानी कि x नॉट इक्वल टू 1।
ठीक है, एक नहीं होना चाहिए, बाकी सब इनपुट इसमें, समझ गए। तो ये हुआ इसका डीएफ और आरएफ, यानी कि इसके इनपुट क्या क्या डाल सकते हो और उन इनपुटों पे हमें क्या क्या आउटपुट मिल सकता है। पांचवा, छठा सॉरी, मान लीजिए कि एफ बराबर कोष्ठ में एक्स कोमा एक्स स्क्वायर अपॉन 1 + एक्स स्क्वायर इस प्रकार से है कि एक्स संबंधित है आर से, आर का मतलब रियल नंबर, आर से आर में एक फलन है, एफ का परिसर निर्धारित करना, इसका भी हमें परिसर बताना है। आर से आर में परिभाषित है, ये आर से आर में इस पर क्या है, एक्स कोमा एक्स स्क्वायर बटे 1 + एक्स स्क्वायर, एक्स संबंधित है आर से, और का फलन परिभाषित है आर टू आर में, रियल नंबर से रियल नंबर में। देखो ये अपना x होता है, ये y होता है, यानी ये सब किसकी वैल्यू है, y की, 1 + एक्स स्क्वायर। अरे x कोमा y ऐसे लिखते हैं ना, 1,2 ये x ये y, 10th क्लास में बहुत सीखा है निर्देशांक ज्यामिति में, बिल्कुल सेम है, x कोमा y लिख रखा यानी कि y है, और y अपना क्या होता है fx, इनके एक्चुअल में fx इसी परिभाषित है, ठीक है, कि fx बराबर दे रखा है एक्स स्क्वायर अपॉन 1 + एक्स स्क्वायर। अब इसकी मुझे क्या निकालनी, रेंज, क्या निकालनी, रेंज, इसके लिए क्या निकालनी, रेंज। इसकी रेंज निकालने के लिए वही तरीका अपना क्या, कि पूरा का पूरा फंक्शन को से x का मान निकाल दो, किसका निकाल दो, x का। तो पहले मैं y की इधर गुणा करूंगा, y कम y अब प्लस y एक्स स्क्वायर और बराबर एक्स स्क्वायर इधर, अब या तो एक्स स्क्वायर को इधर ले आओ, वाई एक्स स्क्वायर, ये इधर आके माइनस का एक्स स्क्वायर बराबर माइनस का वाई, ऐसे कर लो, या वाई को उधर भेज दो भाई, क्या कर दो, वाई को उधर भेज दो, सारों को वाई को, तो कुल मिला के ऐसे कर लो, एक्स स्क्वायर घुमा के रख लो, वाई एक्स स्क्वायर प्लस का वाई, क्या करा, सिर्फ घुमा के रख दिया, वो इधर तराजू घुमा दिया, ठीक है, एक्स स्क्वायर इसको इधर ले आओ माइनस का वाई एक्स स्क्वायर बराबर वाई, केवल वाई बचा, इसको इधर ले आओ माइनस का, अब एक्स स्क्वायर कॉमन तो 1 माइनस का वाई बराबर वाई, एक्स स्क्वायर नीचे ले जाओ 1 माइनस के वाई। अब ये पूरा का पूरा सवाल जो है, वाई एक साइड होगा एक्स एक साइड होगा, यानी कि एक्स की वैल्यू निकाल ली मैंने, किसकी वैल्यू निकाल ली, एक्स की, किसकी निकाल ली, एक्स की ली। अब देखो, अब देखो आप, तो ये एक्स स्क्वायर की वैल्यू है ना कि एक्स की, किसकी, एक्स स्क्वायर की, ठीक है, किसकी, एक्स स्क्वायर की वैल्यू ये है। अब इसको परिभाषित होने के लिए आप बोलेंगे कि क्या क्या एक्स स्क्वायर को परिभाषित, या यहाँ से अगर आप x की वैल्यू निकालना चाहो x की निकाल लो तो अच्छा रहेगा, वैसे आप इस तरीके से करोगे आप दो कंसेप्ट बताने पड़ेंगे, एक से काम हो जाएगा। देखो x की निकाल लो, याद है क्या आएगा भाई, अंडर में y अपॉन 1 माइनस के वाई, तो आप बोलोगे क्या बोलोगे, यहाँ दो काम करेंगे कंसेप्ट, क्या, एक तो निचले वाला क्या, अंडर में y ऐसे कर लो 1 अपॉन माइनस वाई, ये साथ लता अलग अलग कर दिया, ठीक है, नीचे जो है इसको बोला भाई 1 माइनस वाई, तो हमेशा 0 से बड़ा रही है, क्यों, 1 अपॉन एफ एक्स अभी बताया था, 1 अपॉन एफ एक्स रूट में हो तो हम बोलते हैं भाई एफ एक्स जो है तो हमेशा 0 से बड़ा रही है, 0 भी नहीं चलेगा, ठीक है, 0 चलते नीचे है इन्फिनिटी हो जाएगा, और 0 से बड़ा क्योंकि इसमें रूट में है, तो ये इस हिसाब से ये एफ एक्स 1 माइनस के वाई हमेशा 0 से बड़ा, एक और साथ में चला गया इसके अंडरूट में वाई, या कि वाई हमेशा 0 से बड़ा, ठीक है। तो यहां से देखेंगे हम, यहां से हम देखेंगे क्या, इक्वल टू इस पे आ जाएगा, इक्वल टू क्यों आएगा भाई, वर्गमूल के अंदर है हमेशा इक्वल टू, 0 तो चलेगा, नीचे नहीं चलता 0, लेकिन ऊपर तो चलेगा, ठीक है। अब दो, एक कहानी अलग चली, ये अलग चली, दोनों का कॉमन यूनियन लेके हम सवाल का आंसर देंगे। यूनियन देखो कैसे लिया जाएगा, इसको बोलो भाई एक वाई यू उधर जा लिया ऐसे, या बोलो कि y लेस देन टू है एक, और ये बता रहा y ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो दो कहनी है, यहाँ 0 है यहाँ एक है, इसके हिसाब से तो जो y है वो एक तक छोटा और एक शामिल नहीं है, इसके हिसाब से y जो है वो 0 तक बड़ा, यानी 0 तो बड़ा इधर और 0 शामिल है, तो कुल मिला के दोनों का कॉमन आंसर ये है, यानी कि y संबंधित हो गया इधर 0, 0 शामिल है बिल्कुल है, और कहां तक, एक तक चलेगा,
कहाँ तक चलेगा, एक तक, और एक पे है ओपन ब्रैकेट, क्यों, क्योंकि एक शामिल नहीं है, एक पे खुला ब्रैकेट है। ठीक है, तो वाई यानी कि इसकी रेंज होगी 0 से लेकर 1 तक, एक शामिल नहीं है और 0 शामिल है। ठीक है, तो इसकी रेंज होगी 0 से लेकर 1 तक। बहुत अच्छा सवाल था, कंपटीशन में पूछा जा सकता है, याद रख। ठीक है, क्या करना अपने को, याद रखना है, क्या करना है, याद रखना है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। ट्रिक सर जी, ट्रिक देखो यहाँ, अगर इसको आप ट्रिक से करना चाहते हो तो देखो, ट्रिक मैं आपको बता देता हूँ। एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसको आप ऐसे लिख सकते हो, 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस के 1 अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। भाई एक जोड़ा एक घटा, कोई दिक्कत। आगे देखेंगे 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसका अलग कर दिया और माइनस के 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये कट गया, एक और एक में था 1 प्लस के एक्स स्क्वायर, एक में तो ये वैल्यू घट रही, इसका मतलब एक तो छुट्टी रहने वाला है आंसर हमेशा। भैया तो एक तो छुट्टी आओगी, अपॉन में जा रहा एक्स स्क्वायर, कुछ भी इनपुट कर लो इसमें, एक तो छुट्टी रहने वाला, लेकिन एक जीरो दे सके, सब तो छोटा जीरो कब देगा जी, एक्स का मान जीरो होगा, एक्स का मान जीरो होगा तो एक बटा एक में तो एक गया जीरो, यानी कि इसकी मिनिमम वैल्यू तो होगी जीरो और मैक्सिमम वैल्यू होगी कितनी, एक। लेकिन एक कभी नहीं देगा, यो एक कभी भी नहीं देगा, लेकिन जीरो दे सकता है, तो जीरो पे बंद ब्रैकेट और एक पे ओपन ब्रैकेट। ये ट्रिक से है, थोड़ा दिमाग लगता है, ज्यादा फिगर मत करो। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 7। प्रश्न नंबर 7 में दिया है, मान लीजिए कि एफ कोमा जी आर टू आर एफ एक्स बराबर एक्स प्लस वन जी एक्स बराबर इतना परिभाषित एफ प्लस जी एफ माइनस जी एफ बटे जी। अरे बिल्कुल सिंपल सिंपल से सवाल है, एफ एक्स एक्स प्लस का 1 जी एक्स 2x माइनस का 3, एफ प्लस का जी निकालना तो दोनों को जोड़ दो जी, एक्स प्लस 1 और 2x माइनस का 3, 2 और 3 3x और माइनस के 2 बचे। फिर एफ माइनस का जी बताना, एफ मतलब जी घटाना, इसमें तो यू घटा दो, सॉरी वो घटाओगे तो घटा लेना आप आसानी से, एफ अपॉन जी, एफ अपॉन जी को लिख सकते हो आप इसे एफ एक्स अपॉन जी एक्स, एफ एक्स यानी कि ऊपर एक्स प्लस 1 और नीचे जी ले 2x माइनस का 3। लेकिन इस कंडीशन के लिए आप बोलेंगे कि x का मान 3/2 ना हो जाइए, यानी हो जाइए 3/2, 3/2 क्यों ना हो जाइए, देखो इसको जीरो के बराबर कभी नहीं होने देना, ये तो फंक्शन है, ये उधर जा लिया 3/2, 3/2 के बराबर क्यों नहीं होने देना, क्योंकि 3/2 के बराबर होती ही जीरो हो जाएगा, जीरो होती ये परिभाषित नहीं होना। ठीक है, तो सिंपल सा सवाल था, कुछ चीजें इसकी निकालनी थी। आगे बढ़ो, मान लीजिए कि एफ 1 1 2 3 0 माइनस एक माइनस 1 माइनस 3, जेड से जेड में, जेड क्या हो, इंटीजर का समुच्चय। ठीक है, एफ एक्स बराबर एक्स प्लस बी द्वारा परिभाषित एक फलन है जहां ए बी कोई पूर्णांक है, ए बी को निर्धारित कीजिए, ए बी का मान निकालना। बिल्कुल सिंपल सिंपल से है, एफ बराबर जो दे रखा 1 2 3 0 माइनस एक माइनस 3, और एफ बराबर फंक्शन दे रखा ए एक्स प्लस का बी। बिल्कुल सिंपल, एफ एक्स बराबर, ठीक है, ए बी का मान निकालना। देखो ये इनपुट होते हैं या आउटपुट, या एक्स का मान होता है या वाई का मान, मुझे तो दो की जरूरत काफी, क्योंकि दो एक आता है, दो समीकरण चाहिए या तो चार दे रखे। देखो एक्स इनपुट एक पे, ए गुना एक्स की जगह एक डालो प्लस बी, आउटपुट कितना मिला एक, यानी कि ए प्लस बी की वैल्यू होगी एक, समीकरण नंबर एक तो यहाँ। दूसरी यहाँ से देख लो, F2 पे इनपुट नंबर 2 पे आउटपुट मिला 3, लेकिन 2 इसमें डालूंगे, a गुना 2 प्लस का b बराबर आउटपुट कितना 3, तो 2a प्लस का b बराबर होगा 3, ये समीकरण नंबर 2, ये एक ये दो। 10th क्लास में आप बहुत खेल रहे हो इनके साथ, चर चर तरीकों से इनको सोल्व करना जानते हो आप। ठीक है, आप कोई सी भी लगा लो, दोनों में से एक घटा दोगे, a और ये 3 में तो एक गया 2, तो a की वैल्यू 2 आएगी, b की आप रख सकते हो कितनी, -1 निकाल लेना, ए बी की वैल्यू निकालनी थी, बिल्कुल सिंपल से सवाल है,
निकाल सकते हो आप बहुत से तरीकों से। 9th सवाल की ओर बढ़ते हैं हम। यदि r बराबर 1,b 1,b रिलेटेड है नेचुरल नंबर प्राकृतिक संख्या तथा a बराबर b स्क्वायर द्वारा परिभाषित एनसीएम में एक संबंध r है, क्या निम्नलिखित कथन सत्य है? 1,1 संबंधित है r से। r बराबर 1,b 1,b जो है हमें नेचुरल नंबर है और a बराबर है b स्क्वायर। इस प्रकार से लेना a, b कोई संबंध में a, b सिलेक्ट करने कि a, b दोनों नेचुरल नंबर लेने और a बराबर b स्क्वायर। तो फिर बताना कि a, कोई a r में है, पहली कंडीशन में कि a, a जो है हमें r में है फॉर r सभी के लिए, यानी कि जितनी भी a नेचुरल संबंधित है n से a, a r में है। हो नहीं, देखो मैं बता रहा a, a कहाँ से लेनी? नेचुरल नंबर कौन? 1 2 3 4 5 6। अगर आपने एक ले लिया तो दूसरा a लेना, एक लेना तो चल जाएगा भाई, इसको फॉलो कर लगा। a का मान भी 1 होगा, b का मान भी 1 होगा, 1 गुना 1 और बराबर 1 का वर्ग चल जाएगा। लेकिन आपने अगर 1,2 ले लिया भाई, a का मान 1 ले लिया और b का मान 2, दोनों नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर सेलेक्ट कर लें, लेकिन इस कंडीशन को फॉलो नहीं करना। क्यों? सॉरी, 2,2 ले लो, इसके लिए दोनों बराबर लेना ना 1,1, तो a का मान 2 होगा, b का मान भी 2 होगा, ध्यान रखना। लेकिन इस कंडीशन को फॉलो नहीं करना, इस संबंध को फॉलो नहीं करना। क्यों नहीं फॉलो करना? क्योंकि 2 बराबर कभी भी 2 के वर्ग के बराबर नहीं होता। ये 2 है और ये 2 दूनी 4 हो जाएगा। ऐसे 3,3 नहीं होने, एक 3 होता है, एक 9 होता है। तो इसलिए बोलेंगे कि सभी के लिए वैलिड नहीं, सिर्फ 1,1 के लिए तो वैलिड है, उनसे अलावा 2,2 के लिए कभी भी वैलिड नहीं है। लिख देंगे, ठीक है, यह संबंध नहीं है, लिख देंगे यह संबंध नहीं है। सेकंड देखो, a, b r का तात्पर्य है कि b, a। अच्छा, अगर a, b कोई ले लिया मुझे तो फिर b, a भी r में मिल जाएंगे? बिल्कुल भी नहीं। देखो कैसे, अगर a, b r यानी कि 1,2 1,2 r में है, हो सकते हैं कि नहीं? 1,2 a का मान 1 2 ये नहीं हो सकता। फिर 2,1 भी r में होगा? पॉसिबल ही नहीं है, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। तीसरा देखो, ये भी संबंध नहीं है। तीसरा, a, b संबंधित है r से, b, c भी संबंधित है r से, और c, a, c यू तो वो दे दिया। अच्छा देखो, यू भी संबंध नहीं है। एक्चुअल में जो पूरा का पूरा सवाल है 9th में या 12th क्लास में जाके पढ़ने वाले हो, सम्मित संबंध, क्या सम्मित संबंध वहां जान लोगे, ठीक है। तो ये भी संबंध नहीं है, ये भी संबंध नहीं है, आप ऐसे लिख सकते हो, ठीक है, क्योंकि ऐसी संख्या कोई भी नहीं है। a, b भी r में हो, b, c भी r में, और फिर a, c भी r में मिल जा, a, c भी r में मिल जा, यानी कि मान लो 1,2 r में है, 2,3 r में है, लेकिन ऐसा नहीं होगा कि 1,3 r में हो, ये संभव ही नहीं है, ठीक है। ये सब हम सम्मित संबंध जो है 12th क्लास में पढ़ने वाले हैं, हम अच्छे तरीके से जानेंगे इन्हें फिलहाल के लिए। तो चलो आगे बढ़ो। मान लीजिए कि a बराबर इतना, b बराबर इतना, f बराबर इतना, क्या निम्नलिखित कथन सत्य है? f a से b में एक संबंध है, f a से b में एक संबंध है। दूसरा, f a से b में एक फलन है। फर्स्ट जो है सत्य और असत्य बताने, a से b में एक संबंध है, संबंध तो पक्का है। देखो जो पहले वाले इनपुट है 1 2 3 4 2, ये सब 1 2 3 4 ए वाले में है, क्योंकि ए तो बी में जा रहा फंक्शन। दूसरे जो आउटपुट है 1 5 9 11 15 16, ये सारे के सारे किस में है? 5 भी है, 1 भी है, 9 भी है, 5 भी है भाई, 11 भी है, ये आउटपुट में है, ठीक है। तो संबंध तो है पक्का। आपको पहले ही बताया था मुझे कि संबंध जो है वो हमेशा ए क्रॉस बी का उपसमुच्चय होता है। ए क्रॉस बी यानी कि कार्तीय गुणनफल, ठीक है, कार्तीय गुणनफल का उपसमुच्चय होता है। तो पहले सवाल का आंसर तो हो गया यस, संबंध है, ए से बी में फलन जो है संबंध है। दूसरा, एफ ए से बी में एक फलन है, ये चेक करना मुझे, फलन नहीं है। देखो क्यों? फलन वही संबंध फलन होगा जिसमें एक इनपुट पे एक ही आउटपुट मिल रहा हो। अगर एक इनपुट पे 2 आउटपुट मिल गए तो वो संबंध फलन नहीं होता। यहाँ देखो 2 पे 9 भी मिल रहा और 2 पे 11 भी,
यानी कि इनपुट केवल 2 है और आउटपुट 9 और 11 अलग अलग है 2, इसलिए दूसरा आंसर तो होगा नहीं, क्योंकि ये संबंध फलन नहीं है। ठीक है, समझ गए क्यों? क्योंकि 2 पे 9 भी रिलेटेड है और 11 भी रिलेटेड है। 11वें सवाल की ओर बढ़ो आप। मान लीजिए कि एफ बराबर ए बी, ए प्लस बी, ए कॉमा बी जेड द्वारा परिभाषित जेड से जेड गुना एक उप समुच्चय है। क्या जेड से जेड में एक फलन है? उत्तर का औचित्य भी दीजिए। ए बी और ए प्लस बी कोई फंक्शन है, देखो किस प्रकार है, ए बी है और ए प्लस का बी है, इसमें ये संबंध है और किस प्रकार से, ए कॉमा बी दोनों जेड में है, द्वारा परिभाषित जेड क्रॉस जेड का एक उप समुच्चय है। तो इसमें बताना है मुझे कि जेड से जेड में एक फलन है, अपने उत्तर का औचित्य भी देना, फलन है कि नहीं है। देखो फलन वही संबंध होगा जिसमें एक इनपुट पे एक ही आउटपुट मिल रहा हो मुझे। लेकिन अगर मैं बात करूं ए बी और ए प्लस बी के लिए, ये इनपुट है ये आउटपुट है, अगर ए का मान मैं 0 रख दूं और बी का मान 1, ध्यान रखना, तो ये ए बी तो जो है मेरा मिल रहा 0, ध्यान रखना, ए बी मुझे 0 मिल रहा और ए प्लस भी मिल रहा 1, 0,1 हुआ। लेकिन अगर मैं ए का मान 1 रख दूं और बी का मान लिख दूं, सॉरी ए का मान रख दूं 2 और बी का मान रख दूं 0, ध्यान तो सुनना, पहली कंडीशन में मुझे ये खुद ही देखना पड़ेगा, इसमें पुटिंग करके वैल्यू पुटिंग करके, ए का मान पहले में मुझे 0 रखा, बी का मान 1 रखा, तो मुझे मिला, यहाँ ध्यान रख लो, चलो फंक्शन मिलेगा मुझे, ए का मान 0 रखेंगे तो ये सब 0 हो जाएगा और 1 यहाँ रखोगे 0 और 1 आ जाएगा। ठीक है, सेकंड कंडीशन में मैं क्या कर रहा, ए को 2 रख दा, बी को 0, अगर ए को 2 रखा और बी को 0 में यहाँ रखूंगा, ए को 2 रखूंगा 2 और बी 0, 2 गुना 0 0, 2 और 0 में जुटाकर 2 आ जाएगा। 4 भी रख सकते हो आप ऐसे, 0,3 भी रख सकते हो, तो फिर भी 0 और आंसर आएगा 3। यहाँ देखो 0 1 से रिलेटेड है, 0 2 से रिलेटेड है, 0 3 से रिलेटेड है, यानी कि एक इनपुट पे बहुत सारे आउटपुट मिल रहे, हमें तो 2 ही चाहिए थे। अगर एक इनपुट पे एक से ज्यादा आउटपुट है तो वो संबंध फलन नहीं होगा, तो ये फलन के लिए खत्म। यहाँ लिख देंगे एक इनपुट पे एक से ज्यादा आउटपुट है, यानी कि x के एक मान के लिए y के बहुत सारे मान मिल रहे, इसलिए फलन नहीं है। हट गया, चलो आगे बढ़ो, लास्ट का प्रश्न 12वां। मान लीजिए कि a बराबर इतना 9 10 11 12 13 एफ ए टू एन में, यानी कि a से n, n का मतलब नेचुरल नंबर, एक फंक्शन है कि एफ एन जो है एन का महत्तम अभाज्य गुणक है, द्वारा परिभाषित है, एफ का परिसर ज्ञात कीजिए। ए से एन में एफ फंक्शन है, ए से एन में किस प्रकार है कि एफ एन बराबर एन का महत्तम अभाज्य गुणक मैक्सिमम प्राइम फैक्टर। ठीक है, ए टू एन में, और ए का मान भी दे रखा, ए का मान क्या है भाई 9 10 11 12 13, यानी कि ए से एन में जाना, एन का मतलब नेचुरल नंबर, और ए इनपुट मेरे ए वाले होने वाले, कौन वाले, ए वाले, तो पहला जो है अगर F9 के लिए लिखूं मैं, F9 के लिए, तो वो फंक्शन कुकर है कि n का महत्तम अभाज्य गुणक है। अब F9 तो n आया, n कौन है 9, 9 का महत्तम गुणांक अभाज्य गुणक, इसके अभाज्य गुणक अगर मैं करूँ 3 गुना 3, और महत्तम का मतलब हाईएस्ट यानी कि 3, यानी कि आंसर है इसका 3, यानी कि इसका महत्तम अभाज्य गुणक लेना। आगे देखो अभी पता चल जाएगा। F10 यानी कि 10 और 10 का अभाज्य गुणक करेंगे हम, अभाज्य यानी कि 2 गुना 5, तो महत्तम गुणांक कौन है, यानी कि इसका आंसर है 5। अजीब। F11 का इसके फैक्टर करेंगे आप, 11 गुना 1 तो आएगा 11, ऐसे ही F12 का इसके फैक्टर करोगे आप, F12 का 2 गुना 3 गुना 2, तो महत्तम अभाज्य गुना 3, ऐसे ही F13 का 13 और 13 गुना 1, तो इसका फैक्टर आया 13। तो इसका परिसर निकालना था मुझे, रेंज में कौन आया जो आंसर मिल रहे, एक तो 3 मिल रहा जी, एक 5 मिल रहा, एक 11 मिल रहा है, ठीक है, तो ये इसकी रेंज होगी 3 5 11 13।
समझ गए? चलो ठीक है, इस प्रकार से एक्सरसाइज खत्म होती है। आप बने रहिए हमारे साथ, आपको ऐसी बहुत शानदार शानदार वीडियो इससे रिलेटेड एक हम चैप्टर से रिलेटेड पूरी की पूरी और कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि आपको कंपटीशन में पूछे ही पूछे जाएंगे, ठीक है, उनसे रिलेटेड एक वीडियो भी डालेंगे। ठीक है, तब तक के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। स्वस्थ रहो, मस्त रहो, अपनी पढ़ाई में चेत।